नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य की। एक ऐसा एम्पायर जिसने दक्षिण एशिया के इतिहास पर, यहाँ की संस्कृति पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। बिल्कुल। इसकी कहानी 1526 से शुरू होती है और 1857 तक चलती है। एक लंबा दौर। और हमारी ये जो आज की चर्चा है, ये विकिपीडिया के जो आर्टिकल्स हैं और दूसरी हिस्टोरिकल रिसर्च है, उस पर आधारित है। हाँ, काफी विस्तार से जानकारी उपलब्ध है इन स्रोतों में। तो हमारा मकसद क्या है? हम समझना चाहते हैं कि ये मुगल साम्राज्य कैसे शुरू हुआ, कैसे चला, इसकी इकोनॉमी कैसी थी, कल्चर कैसा था और फिर इसका पतन क्यों हुआ। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह कि कैसे मध्य एशिया से आया एक शासक हिंदुस्तान में इतने बड़े साम्राज्य की नींव रख पाया। और उसका असर आज भी है। हाँ, बिल्कुल। और पता है, एक टाइम पर ये एम्पायर दुनिया की टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का लगभग 25% बना रहा था। 25%, ये बहुत बड़ी बात है ना? तो चलिए इस विशाल और कह सकते हैं पेचीदा साम्राज्य की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं इसके फाउंडर बाबर से, तैमूर और चंगेज खां का वंशज। हाँ, मध्य एशिया से पहले फरगाना और समरकंद में कोशिश की, बात बनी नहीं तो फिर काबुल पर कब्जा किया और फिर हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। बिल्कुल। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, ये एक टर्निंग पॉइंट था। बाबर की सेना कम थी, फिर भी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया। कैसे? इसमें वो बारूद, तोपखाने का क्या रोल था? हाँ, ये जीत सिर्फ हिम्मत या रणनीति की नहीं थी, तकनीक की भी थी। बाबर ने वो उस्मानी तुर्कों से सीखी हुई तोपखाने और बंदूकों की जो तकनीक थी, उसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया। अच्छा। हाँ, ये उस समय भारत में बिल्कुल नई चीज थी। इसने लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। और इसने सिर्फ दिल्ली सल्तनत का अंत नहीं किया, बल्कि भारत में लड़ाई के तरीकों को ही बदल दिया हमेशा के लिए। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं आया। उसका दौर तो काफी उथल-पुथल वाला रहा। हाँ, काफी संघर्ष करना पड़ा उसे। शेर शाह सूरी से हार गया, फिर फारस यानी ईरान भागना पड़ा। लेकिन वो वापस आया और साम्राज्य फिर से हासिल किया। इस भागने का, इस निर्वासन का कोई लंबा असर पड़ा कल्चर पर या डिप्लोमेसी पर? हाँ, बिल्कुल पड़ा। फारस में जो समय बिताया, उससे मुगल दरबार और सफवी ईरान के बीच आप कह सकते हैं गहरे रिश्ते बने, कल्चरल भी, डिप्लोमैटिक भी। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि फारसी भाषा, आर्ट, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके, ये सब मुगल दरबार का एक जरूरी हिस्सा बन गए। इससे साम्राज्य को एक अलग पहचान मिली। हुमायूं के बाद आए अकबर। हाँ। 1556 से 1605। इनका जमाना तो अक्सर मुगल साम्राज्य का गोल्डन पीरियड माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एम्पायर को बढ़ाया, मजबूत किया और कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए, जैसे वो मनसबदारी सिस्टम और जमीन के रेवेन्यू के लिए जब्त प्रणाली। ये क्या थे और क्यों इतने जरूरी थे? देखिए, अकबर का शासन सच में बहुत बदलाव लाने वाला था। मनसबदारी एक बिल्कुल यूनिक सिस्टम था। इसमें अधिकारियों को रैंक दी जाती थी, जात और सवार के आधार पर। जात मतलब पद और सवार मतलब कितने घुड़सवार रखने हैं। ओके। इससे सेना और प्रशासन दोनों पर सेंट्रल कंट्रोल मजबूत हुआ। ये सिर्फ मिलिट्री सिस्टम नहीं था, इसी से अफसरों की सैलरी और प्रमोशन भी तय होता था। और जब्त सिस्टम? हाँ, जब्त प्रणाली में जमीन की पैमाइश होती थी, फिर रेवेन्यू नकद कैश में वसूला जाता था। अच्छा, कैश में? हाँ, इससे एक तो शाही खजाने में रेगुलर इनकम पक्की हुई, दूसरा किसानों को भी मार्केट से जुड़ने का मौका मिला। वो कैश क्रॉप्स जैसे कपास, गन्ना वगैरह उगाने लगे। इससे इकोनॉमी को भी रफ्तार मिली। और उनकी धार्मिक नीति, वो दीन इलाही, उसे कैसे देखें? दीन इलाही को शायद एक नया धर्म समझना ठीक नहीं होगा। ये ज्यादातर कह सकते हैं शासक के प्रति वफादारी पर आधारित एक सूफियाना विचार या एक कल्ट जैसा था। अकबर की जो धार्मिक सहनशीलता थी और जैसे उन्होंने राजपूतों समेत कई गैर मुस्लिम ग्रुप्स को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया, उसने साम्राज्य को काफी स्थिरता दी, एक बड़ा बेस दिया। अकबर के बाद आए जहांगीर 1605 से 1627 तक। कहते हैं कि वो कला के बड़े शौकीन थे, पेंटिंग वगैरह के, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में शायद उतनी दिलचस्पी नहीं थी। नशे की आदत का भी जिक्र आता है। हाँ, जहांगीर के समय में आर्ट, खासकर मिनिएचर पेंटिंग अपने पीक पर पहुंची। लेकिन ये सही है कि एडमिनिस्ट्रेशन में वो अकबर जितने सख्त नहीं थे। और धार्मिक मामलों में अकबर से अलग थे क्या? सिखों के साथ भी तनाव इसी दौर में शुरू हुआ ना? हाँ, धार्मिक रूप से देखें तो उन्होंने इस्लामी विद्वानों और संस्थानों को थोड़ी ज्यादा तवज्जो दी।
जैसे वो मदद-ए-माश यानी धार्मिक अनुदान बढ़ा दिए गए थे। अच्छा। और हाँ, सिखों के साथ तनाव इसी दौर में बढ़ा, जिसके पीछे राजनीतिक कारण ज्यादा थे। और इसका दुखद नतीजा गुरु अर्जुन देव जी की शहादत के रूप में सामने आया। ये टकराव फिर आगे और बढ़ा। फिर आता है शाहजहां का दौर 1628 से 1658। मुगल आर्किटेक्चर का शिखर ताजमहल। बिल्कुल, ताजमहल तो प्रतीक ही बन गया। दरबार की शानो शौकत भी बहुत बढ़ गई थी, लेकिन क्या इस भव्यता की कोई कीमत भी थी? हाँ बिल्कुल, शाहजहां का काल मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज था। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, क्या शानदार इमारतें बनी। सही में। लेकिन इन बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और आलीशान दरबारी जिंदगी का खर्चा बहुत ज्यादा था। शाही खजाने पर बोझ बढ़ने लगा था। ये आगे चलकर एक प्रॉब्लम बनी। दक्कन में अहमदनगर को पूरी तरह खत्म करना और बीजापुर गोलकुंडा को अपने अधीन लाना, ये बड़ी मिलिट्री सक्सेस थी, पर इनमें भी रिसोर्सेज बहुत लगे। और फिर आते हैं औरंगजेब 1658 से 1707, सबसे लंबा शासनकाल। साम्राज्य अपने सबसे बड़े साइज तक पहुंचा। हाँ, ज्योग्राफिकली सबसे बड़ा विस्तार औरंगजेब के टाइम में हुआ। लेकिन उन पर इस्लामीकरण पर जोर देने के आरोप लगते हैं। गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स जो अकबर ने हटा दिया था, वो फिर से लगा दिया। हाँ, जजिया फिर से लागू किया गया। इलेक्शन था, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत भी इन्हीं के समय हुई। हाँ, ये सब बातें हैं। औरंगजेब एक कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूलर थे। उन्होंने दक्कन में बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर साम्राज्य को फैलाया जरूर, लेकिन ये लड़ाइयां बहुत लंबी चली, करीब 27 साल, और बहुत खर्चीली साबित हुई। इससे न सिर्फ खजाना खाली हुआ, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन भी कमजोर पड़ गया। और जजिया लगाने या कुछ मंदिरों को तोड़ने जैसी घटनाओं से क्या हुआ? इनसे गैर मुस्लिम प्रजा में, खासकर मराठों, सिखों, जाटों में विरोध बढ़ा। उनको लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उनके प्रशासन में हिंदू ज्यादा थे और मंदिरों को दान भी दिया। हाँ, ये बात भी सही है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुओं की संख्या पिछले बादशाहों से ज्यादा थी और उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को अनुदान भी दिए। तो फिर ये कंट्रोवर्सी क्यों है? यही कंट्रोवर्सी है। उनकी जो धार्मिक नीतियां थीं और जो उनके राजनीतिक फैसले थे, उनके बीच एक तनाव दिखता है। इसी वजह से उनकी विरासत पर इतनी बहस होती है। चलिए, अब जरा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने के तरीके को समझते हैं। ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था जिसकी नींव अकबर ने रखी थी। हाँ बिल्कुल, सेंटर में बादशाह सबसे ऊपर था। उसकी मदद के लिए कई मंत्री होते थे। सबसे जरूरी था दीवान या वजीर, जो फाइनेंस और रेवेन्यू देखता था। अच्छा। फिर एक और जरूरी पद था, मीर बख्शी। वो सेना, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और मनसबदारों की अपॉइंटमेंट, सैलरी वगैरह देखता था। ओके। इनके अलावा जस्टिस और धार्मिक मामलों के लिए सद्र उस सुदूर और शाही खानदान और कारखानों के लिए मीर समान होते थे। यह सिस्टम काफी हद तक फारसी मॉडल पर बेस्ड था। साम्राज्य को सूबों में बांटा गया था, प्रोविंसेस में। उसका हेड सूबेदार होता था। हाँ, सूबेदार। फिर सूबे सरकारों में बटे थे और सरकारें परगनों में। दिलचस्प बात यह है कि नक्शों से ज्यादा आंकड़ों पर जोर था। बिल्कुल, ये डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियत के लिए थे और जरूरत के हिसाब से बदलते भी रहते थे। रेवेन्यू का सही हिसाब रखने के लिए डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स रखना बहुत जरूरी था। तभी तो पता चलेगा कि किस इलाके से कितना रेवेन्यू आ सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन काफी डायनामिक था। और राजधानियां भी बदलती रहीं। आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, फिर शाहजहानाबाद यानी दिल्ली। हाँ, राजधानियां बदलने के पीछे स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल या कभी-कभी पर्सनल कारण भी होते थे। और वो शाही कैंप, जो एक तरह की चलती फिरती राजधानी थी। हाँ, अरे हाँ, शाही शिविर, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत अहम हिस्सा था, खासकर जब बादशाह लंबे मिलिट्री कैंपेन पर या दौरे पर होता था। वो एक पूरा शहर होता था जो बादशाह के साथ चलता था। कमाल है। हाँ, औरंगजेब के बाद अब बता शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली ही परमानेंट राजधानी बन गई। कानून व्यवस्था कैसी थी? इस्लामी कानून चलता था? हाँ, बेस तो इस्लामी कानून यानी शरिया हनफी स्कूल ही था। इसे लागू करने के लिए काजी, जज और मुफ्ती कानून की व्याख्या करने वाले होते थे। शहरों में लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोतवाल होते थे, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि लोकल रिवाजों और परंपराओं का भी ध्यान रखा जाता था, खासकर गैर मुस्लिमों के मामलों में। और अपील? सम्राट मतलब बादशाह अपील की सबसे ऊंची अदालत होता था। जहांगीर की वो न्याय की जंजीर इसी बात का सिंबल थी। कोई भी सीधे बादशाह तक अपनी बात पहुंचा सकता था। हालांकि असल में कितना पहुंच पाते होंगे कहना मुश्किल है। हाँ, वो तो है।
चलिए अब आते हैं इकोनॉमी पर। हम्म, मुगल काल की एक बहुत बड़ी ताकत, हम्म। जैसा हमने शुरू में कहा, एक जमाने में दुनिया का 25% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भारत में हो रहा था। हाँ, इसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर भी कहा गया है। ये क्या होता है? मतलब एक तरह से औद्योगिक क्रांति से पहले का औद्योगिक विकास। मुगल इकोनॉमी बहुत बड़ी और डाइवर्सिफाइड थी। अच्छा। व्यापार के मामले में स्टेट ज्यादा दखल नहीं देता था, मतलब लेसे फेयर पॉलिसी थी। इकोनॉमी का बेस एग्रीकल्चर था और रेवेन्यू का मेन सोर्स लैंड रेवेन्यू था, जो कैश में वसूला जाता था। और ये चांदी के सिक्के रुपए में लिया जाता था। हाँ, स्टैंडर्ड सिल्वर कॉइन, रुपया। इसे शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। मुगलों ने इसे अपनाया और बहुत कामयाब बनाया। सड़कों का जाल और एक कॉमन करेंसी जैसे चांदी का रुपया और तांबे का दाम, ये ट्रेड के लिए कितने जरूरी रहे होंगे? बहुत ज्यादा। एक अच्छी रोड नेटवर्क जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड और एक स्टैंडर्ड हाई प्यूरिटी वाली करेंसी ने पूरे एम्पायर में गुड्स और मनी के फ्लो को बहुत आसान बना दिया। मुगल रुपया इतना शुद्ध था? हाँ, अपनी शुद्धता के लिए बहुत मशहूर था। इतना कि पड़ोसी देशों में भी एक्सेप्ट किया जाता था। छोटे लेन देन के लिए तांबे का दाम चलता था। अगर लेबर और इनकम की बात करें तो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज सबका ठीक-ठाक हिस्सा था? हाँ, आंकड़े बताते हैं कि इकोनॉमी में विविधता थी। शहरीकरण का लेवल भी उस समय के यूरोप से ज्यादा बताया जाता है। शायद 15% आबादी शहरों में रहती थी। 15%? हाँ, उस जमाने में। हाँ। हालांकि इस आंकड़े पर थोड़ी बहस है इतिहासकारों में। प्रति व्यक्ति आय भी ब्रिटिश राज के शुरुआती दौर से बेहतर बताई जाती है। लेकिन क्या पैसा सब में बराबर बटा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइक्वल था। एक छोटा सा एलीट क्लास था, मनसबदार, अमीर, वो बहुत अमीर थे, जबकि आम किसान और मजदूर, उनका गुजारा मुश्किल से होता था। हम्म। शहर बड़े थे, ये बात सही है। आगरा, दिल्ली, लाहौर, ढाका, ये उस समय दुनिया के बड़े शहरों में गिने जाते थे। कृषि में क्या खास तरक्की हुई? कोई नई फसलें आईं, सिंचाई पर ध्यान दिया गया? हाँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर था। नई दुनिया मतलब अमेरिका से मक्का और तंबाकू जैसी फसलें आईं और काफी पॉपुलर हुईं। अच्छा, तंबाकू भी तभी आया? हाँ, सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई गईं, कुएं बनवाए गए, और वो जो जब्त सिस्टम था जिसमें कैश में रेवेन्यू देना था, उसने किसानों को कैश क्रॉप्स उगाने के लिए बढ़ावा दिया, जैसे कपास, गन्ना, नील। कोई नई टेक्निक भी आई एग्रीकल्चर में? तकनीक की बात करें तो कुछ इलाकों में बीज बोने के लिए हल के साथ एक नली जैसी चीज, सीड ड्रिल, इस्तेमाल होती थी, जो उस समय के हिसाब से एडवांस थी। गन्ने का रस निकालने के लिए गियर वाले कोलू भी इस्तेमाल होते थे। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कपड़े का जिक्र तो बार बार आता है। बिल्कुल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुगल इंडिया की इकोनॉमी की रीढ़ थी। बंगाल, गुजरात, कोरोमंडल कोस्ट, ये बड़े सेंटर थे। ढाका की मलमल? हाँ, ढाका की मलमल तो दुनिया भर में मशहूर थी। भारतीय कॉटन और सिल्क के कपड़ों की यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, सब जगह भारी डिमांड थी। और बंगाल में जहाज भी बनते थे? हाँ, बंगाल में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी बहुत डेवलप्ड थी। बड़े समुद्री जहाज बनते थे वहाँ। वाह। अब जरा समाज और संस्कृति पर आते हैं। पॉपुलेशन काफी बढ़ी इस दौरान, शहर बड़े हो रहे थे। हाँ, 16वीं-17वीं सदी में भारत की पॉपुलेशन में काफी बढ़त हुई। ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक संकेत है। शहर जो थे वो ट्रेड, क्राफ्ट और कल्चर के बड़े सेंटर बन गए, जहां अलग-अलग धर्मों और समुदायों के लोग साथ रहते थे। और मुगल कल्चर, ये तो भारतीय और फारसी परंपराओं का एक बड़ा अनोखा मिक्सचर लगता है। आर्ट, लिटरेचर, खाना, भाषा, आर्किटेक्चर, हर चीज पर असर है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुगल कल्चर एक सिंक्रेटिक मतलब मिलीजुली संस्कृति थी। फारसी जो थी वो दरबार की भाषा थी, लिटरेचर की भाषा थी, लेकिन आम लोगों के बीच फारसी और लोकल भाषाओं के मेल से एक नई जबान उभरी, हिंदुस्तानी, जिससे आज की हिंदी और उर्दू निकली। एग्जैक्टली। और मुगल मिनिएचर पेंटिंग, आर्किटेक्चर जिसमें इंडियन और इस्लामिक स्टाइल का मिक्सचर है, संगीत, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का विकास, खाना, मुगलाई क्विजीन और पहनावे पर भी ये मिला जुला असर साफ दिखता है। और मुगल गार्डन, वो भी तो इसी दौर की देन है। हाँ, खूबसूरत मुगल बाग, चारबाग स्टाइल। आर्किटेक्चर की तो अपनी एक खास स्टाइल ही बन गई थी। वो बल्ब जैसे गुंबद, मेहराबें, लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल। ताजमहल तो है ही, आगरा किला, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली का लाल किला, ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। हाँ, मुगल आर्किटेक्चर भव्यता और बारीकी दोनों का संगम है। ये सिर्फ इमारतें नहीं थी,
ये एम्पायर की ताकत और उनके एस्थेटिक सेंस का भी प्रदर्शन थी। और इस स्टाइल ने बाद की राजपूत और सिख आर्किटेक्चर को भी बहुत प्रभावित किया। भाषा के बारे में आपने बताया कि फारसी दरबारी भाषा थी, लेकिन हिंदुस्तानी या उर्दू आम भाषा के तौर पर डेवलप हुई। हाँ, फारसी एडमिनिस्ट्रेशन और हाई कल्चर की भाषा बनी रही, लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में खड़ी बोली और फारसी शब्दों के मेल से हिंदुस्तानी का विकास हुआ। धीरे धीरे ये लिटरेचर और शायरी की जबान भी बन गई। मीर तकी मीर, गालिब। बिल्कुल, इन्हीं शायरों ने इस जबान को नई ऊंचाइयां दी। अब मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। मुगलों को गन पाउडर एम्पायर कहा जाता है। बाबर की शुरुआती जीत में तोपों का बड़ा हाथ था। हाँ, मुगल, उस्मानी और सफवी साम्राज्यों को इतिहासकार गन पाउडर एम्पायर्स कहते हैं, क्योंकि इनकी मिलिट्री पावर काफी हद तक बारूद वाले हथियारों पर डिपेंड करती थी। बाबर ने तोपखाने का बहुत असरदार इस्तेमाल किया और अकबर के टाइम तक बंदूकें मतलब मैचलॉक सेना का एक अहम हिस्सा बन गई थी। भारत में हथियार बनते भी थे। हाँ, भारत में अलग अलग तरह के फायर आर्म्स बनाने की कला विकसित हुई। रॉकेट का भी इस्तेमाल होता था, मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ, होता था। अकबर के समय में युद्ध हाथियों के खिलाफ मेटल के बने रॉकेट इस्तेमाल किए जाते थे, जिन्हें बाण कहते थे। ये उस समय की रॉकेट टेक्नोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। और वो बिना जोड़ वाली गोल चीजें एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। हाँ, वो कश्मीर में बनती थी। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी बिना जोड़ वाली खोखली मेटल की सेलेशियल ग्लोब्स। ये मेटलर्जी का एक अद्भुत नमूना है। मतलब इन्हें बनाना बेहद मुश्किल माना जाता था। ये मुगल कारीगरों के स्किल का सबूत है। कमाल है। विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी में भी कुछ काम हुआ। हाँ, मदरसों के सिलेबस में लॉजिक, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिलॉसफी जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। एस्ट्रोनॉमी में भी इंटरेस्ट था, खासकर कैलकुलेशन और कैलेंडर बनाने में। हुमायूं ने एक ऑब्जर्वेटरी बनाने की कोशिश की थी। अच्छा। हाँ, बाद में राजा जयसिंह द्वितीय ने मुगल संरक्षण में दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर बड़ी ऑब्जर्वेटरीज बनवाई। उनमें इस्लामिक और हिंदू एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का संगम देखने को मिलता है। इतना शक्तिशाली, इतना व्यवस्थित साम्राज्य, फिर 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद इतनी तेजी से इसका पतन क्यों शुरू हो गया? देखिए, पतन के कई कारण थे और वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सबसे पहली बात तो ये कि औरंगजेब के बाद कोई वैसा काबिल और ताकतवर बादशाह नहीं आया। उत्तराधिकार के लिए मतलब गद्दी के लिए लगातार लड़ाइयां हुई। इससे सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर पड़ गई। और वो जो औरंगजेब के लंबे धक्कन युद्ध थे, उनका असर, खजाना खाली हो गया था। हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस शायद सबसे बड़ा कारण था। उन युद्धों ने खजाने पर भारी बोझ डाला था। जागीरदारी सिस्टम में संकट आ गया। मतलब मनसबदारों को देने के लिए या तो जागीरें कम पड़ गईं या उनसे उतना रेवेन्यू नहीं आता था जितना चाहिए था। तो फिर सेना और अधिकारियों को सैलरी देना मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल। इससे असंतोष फैला, विद्रोह होने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन ढीला पड़ गया। और बाहरी हमले भी तो हुए। नादिर शाह का हमला। हाँ, 1739 में फारस के शासक नादिर शाह का दिल्ली पर हमला और लूटपाट। उसने मुगल सत्ता की कमर ही तोड़ दी। क्या लूटा था उसने? अरे भारी मात्रा में खजाना लूटा। कोह-ए-नूर, हीरा, तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन सब ले गया और मुगल बादशाह की जो बची खुची इज्जत थी वो भी मिट्टी में मिला दी। ओह। इसके बाद मराठे, सिख और दूसरी रीजनल पावर्स और ज्यादा मजबूत हो गई। मुगल साम्राज्य असल में सिकुड़कर बस दिल्ली के आसपास रह गया। और फिर धीरे धीरे अंग्रेज हावी होते गए। बिल्कुल। यूरोपियन कंपनियां, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पहले तो व्यापार करने आई थीं, लेकिन उन्होंने मुगल साम्राज्य की कमजोरी और जो पॉलिटिकल वैक्यूम बना उसका पूरा फायदा उठाया। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयाँ। हाँ, प्लासी 1757 और बक्सर 1764 के बाद वो बंगाल में फैक्चुअली शासक बन गए। फिर धीरे धीरे अपना असर पूरे भारत में फैलाते गए। मुगल बादशाह तो बस नाम के रह गए थे, पहले मराठों के प्रोटेक्शन में, फिर अंग्रेजों के। और आखिरकार 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। हाँ, और इस तरह मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत हो गया। तो अगर हम संक्षेप में कहें, मुगल साम्राज्य अपनी मिलिट्री इनोवेशन, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉस्परस इकोनॉमी और एक रिच मिली-जुली संस्कृति के लिए जाना गया। बिल्कुल। लेकिन अंदरूनी कमजोरियां, गद्दी के लिए लड़ाइयां, फाइनेंशियल क्राइसिस, रीजनल ताकतों का उठना और बाहरी हमले, इन सब ने मिलकर इसके पतन का रास्ता तैयार किया। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। बताइए। क्या ये एक विडंबना है कि जिन चीजों ने मुगल साम्राज्य को इतना शक्तिशाली बनाया, जैसे उनका सेंट्रलाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम, एक बड़ी परमानेंट आर्मी, क्या बाद में वही चीजें जब सेंटर कमजोर हुआ
उसके बिखरने का कारण बनी? ये सोचने वाली बात है। या इस पर गौर करें कि पॉलिटिकली खत्म होने के सदियों बाद भी मुगल काल का जो कल्चरल, लिंग्विस्टिक, क्विजीन का असर है, वो दक्षिण एशिया में आज भी कितना जिंदा है, कितना गहरा है। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी है, मुगल साम्राज्य। जी बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प दौर रहा है ये। हमारे पास विकिपीडिया के कुछ अंश हैं जो इस विशाल साम्राज्य के कई अलग-अलग पहलुओं को छूते हैं। हमारा इरादा है इन स्रोतों से मुगल काल की स्थापना, उसके सुनहरे दौर, प्रशासन की बारीकियों, अर्थव्यवस्था की ताकत, उसकी मिलीजुली संस्कृति और आखिर में उसके पतन के कारणों की मुख्य बातों को समझना और सामने लाना। हाँ, कोशिश करेंगे कि एक पूरी तस्वीर उभर कर आए। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये नाम ही बड़ा दिलचस्प है, मुगल। क्या ये हमेशा से यही नाम था या कहानी कुछ और है? ये वाकई एक दिलचस्प नुक्ता है। स्रोतों के मुताबिक साम्राज्य के लोग खुद को मुगल नहीं कहते थे। अच्छा, तो क्या कहते थे? आधिकारिक दस्तावेजों में, जैसे आईने अकबरी में, देश के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल मिलता है। और राजवंश खुद को गुरकानी कहता था। गुरकानी? इसका क्या मतलब है? इसका ताल्लुक उनके पूर्वज तैमूर से था, जो गुरकन यानी दामाद की उपाधि इस्तेमाल करते थे। ये चंगेज खान के खानदान से रिश्ते के कारण था। तो फिर मुगल शब्द आया कहाँ से? ये इतना आम कैसे हो गया? मुगल असल में मंगोल का ही एक इंडो फारसी रूप है। ये शब्द शायद बाहरी लोगों ने इस्तेमाल किया। बाहरी लोगों ने? क्यों? खास तौर पर शायद दिल्ली सल्तनत के अफगान अभिजात वर्ग से उन्हें अलग पहचानने के लिए। विडंबना ये है कि वो खुद को चगताई तोप मानते थे, मंगोल नहीं। कमाल है। तो एक तरह से जिस नाम से आज हम उन्हें जानते हैं, वो उनकी अपनी पसंद नहीं थी। हाँ, कह सकते हैं। ये नाम बाद में ज्यादा प्रचलित हुआ। चलिए अब स्थापना पर आते हैं। इस साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी? बाबर का जिक्र तो आता ही है ना? हाँ, बाबर ही वो शख्स था जिसने इसकी शुरुआत की। वो मध्य एशिया, आज के उज्बेकिस्तान से आया था। और उसके वंश में तैमूर और चंगेज खान दोनों थे, सही? जी हाँ। अपने पुश्तैनी इलाके फरगना से बेदखल होने के बाद उसने पहले काबुल पर कब्जा किया और फिर हिंदुस्तान का रुख किया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई। हाँ, वो निर्णायक लड़ाई थी। इब्राहिम लोदी को हराया था। बिल्कुल। और उसमें उसकी जीत का बड़ा कारण था तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल। अच्छा, उस जमाने में ये नई तकनीक थी। हाँ, भारत के लिए ये काफी नई और प्रभावी थी। बाबर की सेना लोदी की सेना से काफी छोटी थी, लेकिन इन हथियारों ने पासा पलट दिया। उसने ये तकनीक सफावीद और ऑटोमन साम्राज्यों से सीखी थी। इस जीत ने तो उत्तर भारत में मुगल सत्ता की नींव रख दी। हाँ, केंद्र आगरा बना और अगले ही साल खानवा की लड़ाई में उसने राणा सांगा की राजपूत सेना को भी हराया। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद भी क्या साम्राज्य तुरंत मजबूत हो गया? शुरुआत तो मुश्किल रही होगी। आपने सही पकड़ा। शुरुआत बेहद अस्थिर थी। बाबर लगातार लड़ाइयों में उलझा रहा। उसे अपने जीते हुए इलाकों को पूरी तरह संगठित करने का ज्यादा मौका ही नहीं मिला। और ये अस्थिरता उसके बेटे हुमायूं के दौर में भी दिखी। हाँ बिल्कुल। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने बगावत करके हरा दिया। ओह, और हुमायूं को भागना पड़ा था, है ना? जी, उसे फारस भागना पड़ा। निर्वासन में रहा वो काफी समय। फारस में उसका निर्वासन, क्या इसका कोई खास असर पड़ा बाद में? हाँ, ये दौर अहम था। इससे साफविद और मुगल दरबारों के बीच गहरे राजनयिक और सांस्कृतिक रिश्ते बने। मतलब फारसी प्रभाव और बढ़ा? जी, फारसी कला और संस्कृति का प्रभाव मुगल दरबार पर और गहरा हो गया। हुमायूं 1555 में लौटा और दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया। लेकिन ज्यादा समय राज नहीं कर पाया। दुर्भाग्य से अगले ही साल एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई, सीढ़ियों से गिरकर। ओह, तो साम्राज्य अभी भी पूरी तरह जमा नहीं था? बिल्कुल नहीं, नींव अभी कच्ची थी। और यहीं से अकबर का दौर शुरू होता है, जिसे महान कहा जाता है। उसने इस अस्थिर नींव पर इतनी मजबूत इमारत कैसे खड़ी की? अकबर, जिनका शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा, उन्होंने वाकई साम्राज्य को न सिर्फ बचाया बल्कि उसका जबरदस्त विस्तार किया। कैसे? क्या अलग किया उसने? सबसे पहले तो प्रशासन को एक नया रूप दिया, मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी, ये क्या थी? ये एक तरह की सैन्य और नागरिक सेवा थी। इसमें अधिकारियों को जात और सवार के आधार पर रैंक यानी मनसब दिया जाता था। ये योग्यता पर आधारित थी, सिर्फ वंश पर नहीं। अच्छा, तो इससे एक वफादार और कुशल अफसरशाही तैयार हुई होगी? बिल्कुल, एक मजबूत अभिजात वर्ग तैयार हुआ जो बादशाह के प्रति वफादार था।
इसके अलावा उसने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। गुजरात, बंगाल, कश्मीर, कई इलाके जोड़े। और उसके धार्मिक नीतियां, दीन-ए इलाही का जिक्र अक्सर आता है, वो क्या था? हाँ, अकबर ने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच तालमेल बिठाने की बहुत कोशिश की। सुलह कुल यानी सबके लिए शांति उसकी नीति का आधार थी। तो दीन-ए इलाही इसी का नतीजा था? कह सकते हैं, हालांकि इस पर इतिहासकारों में मतभेद है कि ये कोई नया धर्म था या सिर्फ एक तरह का नैतिक सिद्धांत या शासक पंथ। ये बहुत सफल तो नहीं हुआ, पर उसकी सोच को दर्शाता है। प्रशासन के अलावा अर्थव्यवस्था पर भी उसका कुछ खास असर रहा? जमीन का टैक्स वगैरह। बिल्कुल। उसने भू राजस्व व्यवस्था, जिसे जब्त कहते हैं, को सुधारा। टोडरमल का इसमें बड़ा हाथ था। इसमें क्या खास था? जमीन की पैमाइश करवाई गई, उपज का अनुमान लगाया गया और फिर उसका एक हिस्सा, लगभग आधा, नकद में टैक्स के रूप में तय किया गया। नकद में? चांदी के सिक्कों में? हाँ, चांदी के सिक्कों में। इस नकद टैक्स प्रणाली ने किसानों और कारीगरों को बड़े बाजारों से जोड़ा। कैसे? क्योंकि उन्हें अपनी उपज बेचकर चांदी के सिक्के जुटाने पड़ते थे टैक्स देने के लिए। इससे व्यापार और वाणिज्य को जबरदस्त बढ़ावा मिला। ये तो बड़ा बदलाव था। अच्छा, अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां का दौर, क्या साम्राज्य इसी रास्ते पर चलता रहा? जहांगीर 1605 टू 1627 के समय कला, खासकर चित्रकला को बहुत बढ़ावा मिला। मुगल मिनिएचर पेंटिंग अपने शिखर पर पहुंची। लेकिन प्रशासन में क्या वो अकबर जैसा ही था? कहा जाता है कि वो प्रशासन में अकबर जितना ध्यान नहीं देता था। थोड़ा ऐशो आराम पसंद था और नशे का भी आदी बताया जाता है। उसने इस्लामी धर्म गुरुओं का समर्थन पाने की कोशिश की और सिख गुरु अर्जन देव की फांसी उसके दौर की एक बेहद विवादास्पद घटना बनी। हाँ, इसका जिक्र आता है। इससे मुगलों और सिखों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। जी बिल्कुल। फिर आया शाहजहां 1628-1658 का दौर। इसे मुगल वास्तुकला का सुनहरा युग कहा जाता है। हाँ, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब उसी की देन है। दरबारी शानो शौकत, कला, वास्तुकला सब चरम पर था। लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी होगी। बिल्कुल, ये भव्यता बहुत खर्चीली थी। शाही खर्चे इतने बढ़ गए थे कि वो राजस्व से ज्यादा होने लगे थे। इसका असर आगे चलकर महसूस हुआ। और फिर औरंगजेब, शायद सबसे विवादास्पद मुगल शासक, उसके समय में साम्राज्य कैसा रहा? औरंगजेब 1658-1707 के राज में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंचा। उसने दक्षिण में बीजापुर और गोलगुंडा की सल्तनतों को खत्म किया। लेकिन उसकी नीतियां काफी अलग थीं, है ना? हाँ, उसकी नीतियां काफी अलग थीं। उसने इस्लामीकरण पर ज्यादा जोर दिया, गैर मुसलमानों पर जजिया कर फिर से लगाया। अच्छा, ये अकबर ने हटा दिया था? जी हाँ, अकबर ने हटा दिया था, औरंगजेब ने फिर लगा दिया। उसने इस्लामी कानूनों का एक बड़ा संग्रह, फतवा आलमगीरी, तैयार करवाया। सिख गुरु तेग बहादुर की फांसी भी उसी के काल में हुई। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उसकी नौकरशाही में हिंदू ज्यादा थे, या उसने मंदिरों को भी दान दिया। हाँ, ये पहलू भी महत्वपूर्ण है। कुछ स्रोत बताते हैं कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों और मठों को भी अनुदान दिए, और उसकी नौकरशाही में हिंदुओं की संख्या, खासकर ऊंचे पदों पर, उसके पूर्वजों के मुकाबले कम नहीं थी, शायद ज्यादा ही थी। तो ये विरोधाभास क्यों? देखिए, वो शायद व्यक्तिगत रूप से कट्टर था, लेकिन एक विशाल साम्राज्य चलाने की अपनी मजबूरियां होती हैं। हर तरह के लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। हालांकि उसकी दक्कन नीति, हाँ, मराठों के साथ उसके लंबे युद्ध। बिल्कुल, दक्कन में मराठों के साथ उसके लंबे और महंगे युद्धों ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया और प्रशासन को बुरी तरह कमजोर कर दिया। ये उसके साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण बना। इतने बड़े और विविध साम्राज्य को चलाना वाकई कोई आसान काम नहीं रहा होगा। इसका प्रशासनिक ढांचा कैसा था? कैसे ये सब काम करता था? ये कमाल की केंद्रीकृत व्यवस्था थी, जिसकी नींव अकबर ने रखी थी। केंद्र में बादशाह सर्वोपरि था और उसके नीचे मंत्री वगैरह। हाँ, केंद्र में 4 मुख्यमंत्री होते थे। दीवान, जो वित्त देखता था, मीर बख्शी, सेना और खुफिया विभाग का प्रमुख, सद्र उस सुदूर, कानून और धार्मिक मामलों का प्रभारी, और मीर समान, जो शाही घराने और कारखानों का काम देखता था। और साम्राज्य प्रांतों में बटा था, सूबों में। जी हाँ, सूबों यानी प्रांतों में, जिसका मुखिया सूबेदार होता था। क्या सूबेदार अपने प्रांत का मालिक होता था? मतलब पूरी सत्ता उसके हाथ में? पूरी तरह नहीं। दिलचस्प बात यह है कि प्रांतीय स्तर पर भी केंद्र जैसा ही ढांचा था। हर सूबे में अपना दीवान, बख्शी और सद्र होता था। अच्छा, और वो सूबेदार को रिपोर्ट करते थे? नहीं, वो सीधे केंद्र को जवाब दे थे, न कि सूबेदार को। अरे वाह, ये तो एक तरह का नियंत्रण और संतुलन
चेक्स एंड बैलेंसेस हो गया। बिल्कुल, ताकि कोई सूबेदार ज्यादा ताकतवर न हो जाए। फिर सूबे सरकारों यानी जिलों और परगनों यानी गांवों के समूह में बटे थे। प्रशासन काफी नीचे तक व्यवस्थित था। और राजधानियां वो बदलती रहती थीं क्या? हाँ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, दिल्ली, जिसे शाहजहां ने शाहजहानाबाद नाम दिया, ये सब अलग अलग समय पर राजधानियां रहीं। क्यों बदलती थी? कभी रणनीतिक कारणों से, जैसे लाहौर उत्तर पश्चिम सीमा के करीब था। कभी बादशाह की पसंद से, जैसे अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाई। शाही खेमे भी एक तरह की चलती फिरती राजधानी होते थे। अच्छा। औरंगजेब के बाद शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली ही स्थायी राजधानी बन गई। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था की। इतने बड़े साम्राज्य में न्याय कैसे होता था? क्या सिर्फ इस्लामी कानून चलता था? देखिए, मुख्य आधार तो इस्लामी न्यायशास्त्र ही था, खासकर हनफी विचारधारा। और इसके लिए अधिकारी होते होंगे? हाँ, काजी जो जज होते थे, मुफ्ती जो कानून की व्याख्या करते थे, और मुहतसिब जो बाजार और सार्वजनिक नैतिकता की निगरानी करते थे। औरंगजेब का फतवाए आलमगीरी इसी व्यवस्था का एक बड़ा दस्तावेज है। लेकिन भारत में तो ज्यादातर लोग गैर मुस्लिम थे, उन पर भी यही कानून लागू होता था? ये एक पेचीदा सवाल है। सिद्धांत रूप में हाँ, लेकिन व्यवहार में स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का भी ध्यान रखना पड़ता था, खासकर व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, विरासत आदि में। तो न्याय सिर्फ काजी ही करते थे? नहीं, न्याय के कई स्तर थे। सूबेदार, फौजदार जो कानून व्यवस्था देखते थे, कोतवाल शहर का पुलिस प्रमुख, ये सब भी न्याय करते थे। और कभी-कभी बादशाह खुद भी अपील सुनते थे। जहांगीर की न्याय की जंजीर का जिक्र आता है। हाँ, वो इसी का एक प्रतीक थी कि कोई भी आम आदमी सीधे बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता है। कितना व्यवहारिक था ये कहना मुश्किल है, पर सोच तो यही थी। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। अक्सर कहा जाता है कि मुगल भारत सोने की चिड़िया था। क्या ये बात सच है? इसमें कितनी सच्चाई है? काफी हद तक सच है। स्रोत बताते हैं कि 18वीं सदी के मध्य तक भारत दुनिया के कुल औद्योगिक उत्पादन का, आप अंदाजा लगाइए, लगभग 25% हिस्सा पैदा कर रहा था। 25%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ इतिहासकार इसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब एक ऐसा दौर जब बड़े पैमाने पर उत्पादन तो हो रहा था, खासकर कपड़ा उद्योग में, लेकिन अभी फैक्ट्री वाली औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी। काम ज्यादातर घरों में या छोटे कारखानों में होता था। इसका आधार क्या था, कृषि या उद्योग? आधार तो कृषि ही थी। भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। और अकबर की जब्त प्रणाली, जिसमें नकद राजस्व लिया जाता था, उसने नकदी फसलों जैसे कपास, नील, गन्ना, अफीम को बहुत बढ़ावा दिया। इनकी मांग देश और विदेश दोनों में थी। तो किसानों की हालत अच्छी थी? ये कहना मुश्किल है। टैक्स काफी ज्यादा था, उपज का लगभग आधा। तो आम किसान शायद बहुत अमीर नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर कृषि उत्पादन बहुत ज्यादा था। और मुद्रा? क्या पूरे साम्राज्य में एक ही तरह के सिक्के चलते थे? हाँ, ये एक बड़ी उपलब्धि थी। शेरशाह सूरी ने जो चांदी का रुपया और तांबे का दाम शुरू किया था, मुगलों ने उसे मालिकीकृत किया और पूरे साम्राज्य में चलाया। और इन सिक्कों की क्वालिटी कैसी थी? बहुत अच्छी। उनके सिक्कों की शुद्धता बहुत ज्यादा होती थी, जो उनकी आर्थिक स्थिरता और साख का प्रतीक था। दिलचस्प बात यह है कि भारत में सोने चांदी की खानें ज्यादा नहीं है, फिर भी कहा जाता है कि यहाँ सोना चांदी बहुत था। ये कैसे? ये आया व्यापार से। भारत का निर्यात बहुत ज्यादा था, खासकर कपड़ों का। दुनिया भर से व्यापारी भारतीय माल खरीदने के लिए सोना चांदी लेकर आते थे। तो एक तरह से दुनिया भर का सोना चांदी भारत में खिंचा चला आता था। आपने कपड़े का जिक्र किया। कपड़ा उद्योग कितना महत्वपूर्ण था? बहुत ज्यादा। शायद सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। सूती कपड़ा उद्योग तो सबसे बड़ा था। थान के कपड़े, कैलिको, मलमल, भारत पूरी दुनिया को पहना रहा था, कह सकते हैं। अच्छा। 18वीं सदी की शुरुआत में दुनिया के कपड़ा व्यापार में भारत का हिस्सा 25% था। 25%? आज यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल। बंगाल इसका सबसे बड़ा केंद्र था। खासकर ढाका अपनी महीन मलमल के लिए दुनिया भर में मशहूर था। बंगाल की बात आई है तो सुना है वो सूबा बहुत अमीर था, मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर सूबा। बिल्कुल। बंगाल सूबा शायद सबसे धनी प्रांत था। चावल, रेशम, शोरा जो बारूद बनाने में काम आता था, अफीम और सूती कपड़े का ये गढ़ था। इसे राष्ट्रों का स्वर्ग कहा जाता था। और वहाँ जहाज बनाने का उद्योग भी था। हाँ,
बंगाल में जहाज बनाने का उद्योग भी बहुत उन्नत था। एक अनुमान के मुताबिक 16वीं-17वीं सदी में बंगाल में सालाना 2 लाख टन के करीब जहाज बनते थे। 2 लाख टन? जी, ये उस समय की पूरी दुनिया के हिसाब से बहुत बड़ा आंकड़ा था। वाह, ये तो जबरदस्त आंकड़े हैं। इतनी समृद्धि थी तो जाहिर है आबादी और शहर भी बड़े होंगे। हाँ, मुगल काल में भारत की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ी। अनुमान है कि 1600 में करीब 15 करोड़ थी, जो 1800 तक 20 करोड़ हो गई। और शहरीकरण? शहर कितने बड़े थे? शहरीकरण भी उस जमाने के हिसाब से काफी ज्यादा था। कुछ अनुमानों के मुताबिक करीब 15% आबादी शहरों में रहती थी। 15%? ये तो उस समय के यूरोप से भी ज्यादा था शायद। हाँ, यूरोप के मुकाबले ये ज्यादा था। हालांकि कुछ इतिहासकार ये आंकड़ा थोड़ा कम मानते हैं, पर इसमें कोई शक नहीं कि आगरा, दिल्ली, लाहौर, ढाका जैसे शहर बहुत बड़े थे। इनकी आबादी कई लाख हुआ करती थी। ये शहर व्यापार, प्रशासन और संस्कृति के बड़े केंद्र थे। और अब आते हैं उस पहलू पर जिसका असर आज भी हमारी जिंदगी पर दिखता है, मुगल संस्कृति, कला और वास्तुकला। बिल्कुल। मुगल संस्कृति असल में भारतीय और फारसी, ईरानी तत्वों का एक खूबसूरत संगम थी। जैसे कि हमारा खानपान देख लीजिए। मुगलई व्यंजन आज भी कितने लोकप्रिय हैं। पहनावा, शेरवानी वगैरह, जेवर, इन सब पर उसकी छाप है। और भाषा? उर्दू का विकास तो इसी दौर में हुआ। हाँ, भाषा पर भी गहरा असर पड़ा। फारसी राजकाज की भाषा थी, लेकिन आम लोगों की भाषा खड़ी बोली। पर फारसी और अरबी के शब्दों के असर से एक नई जुबान उभरी, जिसे बाद में हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू के नाम से जाना गया। दिल्ली दरबार में ये साहित्यिक भाषा बन गई। और इमारतें? वो तो खैर बेमिसाल हैं, यकीनन। वास्तुकला तो मुगलों की सबसे स्थायी विरासतों में से एक है। ताजमहल का तो खैर कोई जवाब नहीं, लेकिन उसके अलावा भी हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी का पूरा शहर, दिल्ली और लाहौर के किले, आगरा का किला, कश्मीर के शालीमार बाग, ये सब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इनकी खासियत क्या है, मतलब मुगल आर्किटेक्चर की पहचान? ऊंचे, प्याज जैसे गुंबद, बल्बुस डोम्स, नुकीले मेहराब, पॉइंटेड आर्चेस, बड़े बड़े दरवाजे, मीनारें, चार बाग शैली के बगीचे और मटीरियल में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का खूब इस्तेमाल। ये इमारतें शक्ति और सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण है। चित्रकला का क्या? मुगल मिनीचर पेंटिंग भी बहुत मशहूर है। हाँ, लघु चित्रकला अपने चरम पर पहुंची, खासकर अकबर और जहांगीर के समय में। इसमें भी ईरानी, भारतीय और यहाँ तक कि यूरोपीय प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। किस तरह के चित्र बनते थे? शुरुआत में बड़ी बड़ी सचित्र पांडुलिपियां तैयार करवाई गईं, जैसे बाबरनामा, अकबरनामा या महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा। इनमें दरबारी जीवन, शिकार, लड़ाइयों के दृश्य होते थे। और बाद में जहांगीर के समय में? जहांगीर के समय में व्यक्ति चित्रों, पोर्ट्रेट्स और प्रकृति, खासकर पशु पक्षियों और फूलों के यथार्थवादी चित्रण पर ज्यादा जोर दिया गया। उस्ताद मंसूर जैसे कलाकार इसी दौर में हुए, जो पशु पक्षियों के चित्र बनाने में माहिर थे। लेकिन औरंगजेब के समय में इसे उतना बढ़ावा नहीं मिला। हाँ, औरंगजेब की धार्मिक मान्यताओं के कारण चित्रकला और संगीत को शाही संरक्षण कम हो गया। हाँ, अच्छा, सैन्य ताकत के बिना इतना बड़ा साम्राज्य नहीं चल सकता। उन्हें गन पाउडर एम्पायर यानी बारूदी साम्राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने युद्ध में बारूद वाले हथियारों, बंदूकें, मैचलॉक्स और तोपे का बहुत प्रभावी इस्तेमाल किया। जैसा हमने बात की, बाबर की पानीपत की जीत इसी तकनीक पर आधारित थी। तो ये तकनीक उनके पास कहाँ से आई? उन्होंने इसे मध्य एशिया और ओटोमन तुर्कों से सीखा और अपनाया। इससे उन्हें भारतीय शासकों पर, जिनके पास पारंपरिक हथियार थे, एक बड़ी सैन्य बढ़त मिली। क्या उन्होंने इसमें कुछ नया भी किया? हाँ, अकबर ने तो हाथियों से निपटने के लिए धरतू के सिलेंडर वाले रॉकेट, बाण भी इस्तेमाल किए। और एक विद्वान थे फतुल्ला शिराजी। उन्होंने अकबर के लिए एक तरह की मल्टी बैरल गन, मतलब एक साथ कई गोलियां चलाने वाली बंदूक भी बनाई थी। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। जी। क्या विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ खास हुआ, टेक्नोलॉजी में? देखिए, सैद्धांतिक विज्ञान जैसे गणित या भौतिकी में शायद उतनी मौलिक प्रगति नहीं हुई, लेकिन खगोल विज्ञान, खासकर पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन पर आधारित में काफी काम हुआ। कैसे? हुमायूं ने दिल्ली के पास एक वेधशाला बनवाई थी।
फिर इस्लामी और हिंदू खगोल विज्ञान की तकनीकों को मिलाकर पंचांग वगैरह बनाए जाते थे। बाद में 18वीं सदी में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में विशाल वेधशालाएं, जंतर मंतर बनवाईं। ये उसी मिलीजुली परंपरा का उदाहरण है और बहुत सटीक गणनाएं करती थी। और धातु विज्ञान? हथियार वगैरह बनाने में धातु विज्ञान भी काफी उन्नत था। शाही कारखानों में बेहतरीन तलवारें, कवच और तोपें बनती थी। एक और कमाल की चीज थी, कश्मीर में अली कश्मीरी इब्न लुकमान नाम के कारीगर ने 16वीं सदी में बिना जोड़ का एक खोखला धातु का खगोलीय ग्लोब बनाया था। बिना जोड़ का खोखला? ये कैसे मुमकिन हुआ? हाँ, ये उस जमाने की मेटलर्जी का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। ये उनकी तकनीकी कुशलता को दिखाता है। इतना शक्तिशाली, इतना समृद्ध, इतनी शानदार संस्कृति, आखिर ये साम्राज्य ढह कैसे गया? पतन के क्या कारण रहे? औरंगजेब की मौत 1707 के बाद पतन बहुत तेजी से हुआ। कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई चीजें एक साथ हुईं। जैसे कि सबसे मुख्य क्या थे? सबसे पहले तो औरंगजेब के बाद के शासक उतने योग्य और ताकतवर नहीं थे। फिर गद्दी के लिए लगातार लड़ाइयां होती रहीं, भाइयों भतीजों में। इससे केंद्र बहुत कमजोर पड़ गया। और वो आर्थिक समस्याएं जिनका जिक्र हमने किया था, हाँ, वो बढ़ती गईं। औरंगजेब के लंबे दक्कनी युद्धों ने खजाना खाली कर दिया था। अमीरों और मनसबदारों को जागीरें देने के लिए जमीन कम पड़ने लगी, या जो जागीरें मिलती थीं उनसे आमदनी नहीं होती थी। इसे जागीरदारी संकट कहते हैं। सेना को तनख्वाह देने में दिक्कतें आने लगीं। और बाहरी ताकतों का भी हाथ रहा होगा। मराठे? बिल्कुल, मराठे लगातार ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। उन्होंने मुगल इलाकों पर हमले तेज कर दिए और टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। वो दिल्ली तक पहुंच गए। और 1739 में नादिर शाह का हमला? हाँ, वो एक बहुत बड़ा झटका था। फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, भयानक लूटपाट की, कोहनूर हीरा और तख्ते ताऊस, मयूर सिंहासन समेत बेशुमार दौलत ले गया। इसने तो मुगल बादशाह की इज्जत ही खत्म कर दी होगी। बिल्कुल, इस हमले ने साम्राज्य की कमर तोड़ दी। इसके बाद बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे सूबे लगभग स्वतंत्र हो गए। वो नाम के लिए बादशाह को मानते थे, पर अपना राज चलाते थे। और फिर यूरोपीय ताकतें, खासकर अंग्रेज? हाँ, यूरोपीय कंपनियां पहले व्यापार करने आई थीं, लेकिन अब वो राजनीतिक ताकत भी बन रही थी। प्लासी 1757 और बक्सर 1764 की लड़ाइयों के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाया। तो मुगल बादशाह बस नाम के रह गए? जी बिल्कुल। पहले मराठे दिल्ली में बादशाह के संरक्षक बने, फिर 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बादशाह उनके पेंशनर बन गए। और अंत हुआ 1857 के विद्रोह के बाद। विद्रोह का नेतृत्व आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया था, हालांकि वो बूढ़े हो चुके थे। विद्रोह की नाकामी के बाद अंग्रेजों ने उन्हें गद्दी से हटाकर रंगून, बर्मा निर्वासित कर दिया, जहां उनकी मौत हो गई। और इस तरह करीब 325 साल चला मुगल साम्राज्य औपचारिक रूप से खत्म हो गया। जी हाँ, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारत का शासन सीले ब्रिटिश क्राउन के अधीन ले लिया। तो आज के इस चर्चा से ये साफ है कि मुगल साम्राज्य सिर्फ बादशाहों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये एक जटिल प्रशासनिक व्यवस्था, एक बेहद समृद्ध अर्थव्यवस्था और एक अनूठी मिलीजुली संस्कृति की कहानी भी है, जिसने भारत पर वाकई बहुत गहरी छाप छोड़ी। बिल्कुल। बाबर की शुरुआत से लेकर बहादुर शाह जफर के अंत तक ये उतार चढ़ाव से भरा एक लंबा और प्रभावशाली सफर था। इसकी विरासत आज भी हमारे जीवन के कई पहलुओं में जिंदा है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। एक साम्राज्य जिसने इतनी विविधता को संभाला, इतनी दौलत पैदा की और कला संस्कृति में इतनी शानदार विरासत छोड़ी, वो अंदरूनी कमजोरियों और बाहरी दबाव से कैसे बिखर गया? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या जिन चीजों ने उसे इतना सफल बनाया, जैसे केंद्रीकृत सत्ता या मनसबदारी व्यवस्था, उन्हीं में कहीं ना कहीं उसके पतन के बीज भी छुपे थे, या बदलती हुई दुनिया का वो सामना नहीं कर पाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहास हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है, और शायद इसका कोई एक जवाब भी नहीं है। बिल्कुल, इस पर हमेशा चर्चा जारी रहेगी। आज हम एक ऐसे साम्राज्य की कहानी में उतरेंगे जिसने 300 से भी ज्यादा सालों तक दक्षिण एशिया पर राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। एक ऐसी ताकत जिसने इस पूरे क्षेत्र का नक्शा, इसकी तहजीब, इसकी संस्कृति, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो होश उड़ा देगा। 1750 के दौर में दुनिया में बनने वाले हर 4 में से 1 सामान मुगल भारत में बन रहा था। मतलब दुनिया की लगभग 25% मैन्युफैक्चरिंग।
ये आंकड़ा अपने आप में उनकी आर्थिक ताकत की पूरी कहानी कह देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक ही राजवंश इतने बड़े इलाके और दुनिया की 1/4 इकोनॉमी पर हावी हो गया? आइए इस विश्लेषण में इसी बड़ी पहेली की परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है पहले भाग से, बारूद, हिम्मत और शान। देखते हैं कि कैसे तमाम मुश्किलों के बावजूद इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी गई। इस कहानी के पहले नायक थे बाबर, और उनकी रगों में कोई मामूली खून नहीं था, बल्कि इतिहास के 2 सबसे बड़े विजेताओं तैमूर और चंगेज खान का खून दौड़ रहा था। तो जाहिर है महत्वाकांक्षा तो विरासत में ही मिली थी। और वो दिन आया 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई। एक तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना, जिसमें हाथी और हजारों घुड़सवार थे, और दूसरी तरफ बाबर की मुट्ठी भर फौज। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का था जो गेम बदलने वाला था, तोपें और बंदूकें। इस नई टेक्नोलॉजी और ऑटोमन युद्ध नीति के आगे सुल्तान की पारंपरिक सेना टिकी नहीं पाई। पर देखिए, जंग जीतना एक बात है और साम्राज्य चलाना बिल्कुल दूसरी। पहली जीत के बाद ही मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। हालत इतनी बिगड़ी कि बाबर के बेटे हुमायूं को अपना ही राजपाट छोड़कर फारस में जाकर शरण लेनी पड़ी। इससे पता चलता है कि शुरुआत में ये साम्राज्य कितना नाजुक था। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, वो दौर जब इस साम्राज्य ने न सिर्फ अपनी जड़ों को मजबूत किया, बल्कि अपनी संस्कृति और शान शौकत के शिखर तक पहुंचा, यानी स्वर्ण युग। इस साम्राज्य को असल शक्ल दी बाबर के पोते अकबर ने। अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने न सिर्फ साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाया, बल्कि एक ऐसा मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जिसने मुगल शासन को सालों की स्थिरता दी। अकबर की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी सोच। वो जानते थे कि इतने विविध देश पर सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं हो सकता। इसीलिए फतेहपुर सीकरी में बने इबादत खाना में वो हर धर्म के विद्वानों को बुलाते थे, उनसे बातें करते थे, उनकी राय समझते थे, और इसी समझ ने उन्हें एक महान शासक बनाया। अकबर ने जो जमीन तैयार की थी, उस पर उनके पोते शाहजहां ने कला और संस्कृति की एक ऐसी शानदार इमारत खड़ी की जिसे आज भी दुनिया देखती है। शाहजहां के दौर को ही मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। इस दौर की भव्यता का अंदाजा लगाना है तो बस इन नामों को देख लीजिए। ताजमहल, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो उस दौर की शानो शौकत की कहानी आज भी सुना रही हैं। लेकिन एक मिनट, ये सब जो शान शौकत थी, ये जो शानदार इमारतें थीं, इनके लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? चलिए अब इस साम्राज्य के इकोनॉमिक इंजन को समझते हैं, जो इसकी बेहिसाब दौलत का सोर्स था। मुगल दौलत के मोटे तौर पर 3 बड़े सोर्स थे। पहला था जमीन से आने वाला टैक्स, जो किसानों की आधी से भी ज्यादा उपज तक पहुंच जाता था। दूसरा था ग्लोबल डिमांड। यूरोप में भारतीय सूती कपड़ों, मसालों और रेशम के लिए जबरदस्त भूख थी। और तीसरा था भारत का विशाल कपड़ा उद्योग, जो अकेले ही दुनिया के कुल टेक्सटाइल ट्रेड का 25% कंट्रोल करता था। और इस पूरे इकोनॉमिक इंजन का पावर हाउस था बंगाल। उस समय का बंगाल सूबा चावल, रेशम और बेहतरीन मलमल का गढ़ था। यहाँ से होने वाला एक्सपोर्ट न सिर्फ भारत के अंदर होता था, बल्कि पूरी दुनिया में जाता था। तो अब आते हैं कहानी के चौथे हिस्से पर, महान विघटन। क्योंकि कोई भी साम्राज्य हमेशा शिखर पर नहीं रहता। अब वो वक्त आ गया था जब इस मजबूत दिख रही इमारत में दरारें पड़ने लगी थी। और यही कहानी में आते हैं औरंगजेब। उनके दौर में एक अजीब विरोधाभास था। एक तरफ मुगल साम्राज्य ने अपना सबसे बड़ा भौगोलिक विस्तार देखा, मतलब वो सबसे ज्यादा फैला। लेकिन दूसरी तरफ इसी चरम पर पहुंचकर इसके पतन की शुरुआत भी हो चुकी थी। औरंगजेब ने अकबर की कई नीतियों को पलट दिया, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था जजिया कर को फिर से लागू करना। ये टैक्स गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, और इस एक कदम ने साम्राज्य के एक बहुत बड़े तबके को नाराज कर दिया और वो जुड़ाव खत्म कर दिया जो अकबर ने बनाया था। पतन के 2 और बड़े कारण थे। पहला, दक्कन में मराठों के खिलाफ सालों साल चलने वाले युद्ध। इन लड़ाइयों ने शाही खजाना लगभग खाली कर दिया। और दूसरा,
औरंगजेब का खुद 25 साल से भी ज्यादा समय तक राजधानी दिल्ली से दूर दक्कन में रहना। जब बादशाही दूर हो तो केंद्र की पकड़ तो कमजोर होगी ही। औरंगजेब की मौत के बाद तो जैसे सब कुछ बिखर गया। ये टाइमलाइन देखें, हालात कितने खराब थे। जरा सोचिए, सिर्फ एक साल 1719 में दिल्ली के तख्त पर 4 अलग अलग बादशाह बैठे और हटाए गए। मतलब केंद्रीय सत्ता एक मजाक बन के रह गई थी। साम्राज्य अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। तो अगर हम पतन के कारणों को समेटें तो 4 बड़ी वजह सामने आती हैं। साम्राज्य इतना फैल चुका था कि उसे संभालना नामुमकिन हो गया था। लगातार चल रही लड़ाइयों ने पैसा खत्म कर दिया था। औरंगजेब के बाद एक कमजोर शासक आए और मौके का फायदा उठाकर अलग अलग इलाकों में स्थानीय ताकतें सिर उठाने लगीं। तो क्या साम्राज्य के पतन के साथ ही उसकी कहानी भी खत्म हो गई? जी नहीं। अब बात करते हैं आखिरी भाग की, एक स्थायी विरासत। देखते हैं कि मुगल साम्राज्य आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह को गद्दी से हटाकर साम्राज्य को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया। लेकिन एक राजनीतिक ताकत को तो खत्म किया जा सकता है, उसके सैकड़ों सालों के सांस्कृतिक प्रभाव को नहीं। मुगलों की छाप आज भी हर तरफ है। हमारे आर्किटेक्चर में, हमारी जुबान में, हिंदुस्तानी और उर्दू के विकास में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हमारे खाने में मुगलाई कुजीन तो सब जानते हैं, और यहाँ तक कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के कई तौर तरीके भी वहीं से आए हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि मुगल साम्राज्य को किस तरह देखा जाए? क्या ये सिर्फ शानो शौकत, कला और वैभव का एक सुनहरा दौर था, या ये एक बड़ी ताकत के बिखर जाने की एक चेतावनी भरी कहानी है? शायद इसकी असली विरासत इन दोनों ही कहानियों को एक साथ याद रखने में है।